हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। यूनिट 12 हम देखते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं हम। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया गया है किन लोगों के लिए, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के जो लोग हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो आपको भी पता है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी में के जो लोग हैं, या जो ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, मिस जंगलों में और पहाड़ी एरिया में, तो उनका क्या है, वो स्टार्टिंग से ही अपना एक अलग ही रूल रेगुलेशंस और कस्टम्स और अपना एक बिलीफ, उनका अलग ही तरीके से चलती हैं वो चीज़ें। और ब्रिटिश के टाइम से ये देखा गया है कि वो नहीं चाहते कि बाहरी लोग आके उनके ऊपर रूल करें, या उनके जो जो रीति रिवाज है उनमें कुछ चेंज करें, है ना। तो सिंपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उनको ये लगा कि नहीं, ये जो सर्टेन कुछ एरियाज़ हैं और ये जो कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, उनको स्पेशली सेफ गार्ड करने की ज़रूरत है। मीन्स उनको हमें फ़ायदा पहुंचाने की ज़रूरत है, और उनका जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम कैसे करा सकते हैं, तो दो तरीके से करा सकते हैं। पहली बात तो कि उनकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर ना करें, बाहरी लोगों को वहाँ पे अलाउड ना हो जाना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, वहाँ तक जो हमें सुविधाएं सरकार को पहुँचानी भी हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कोई किसी मेंबर्स के थ्रू, या फिर उसमें सिर्फ गवर्नमेंट जा सकती है। कहने का मतलब गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, या फिर गवर्नमेंट जिन लोगों को अपॉइंट करती है, सिर्फ वही लोग जाके वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी या चाहे एजुकेशन ये सब प्रोवाइड करें। बाकी बाहरी कॉमन पीपल को वहाँ पे अलाउड नहीं उन एरिया में जाना। ठीक है, तो इसी के से रिलेटेड अगर हम बात करें, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगा कि हमें इन ट्राइबल्स एरिया और उन लोगों को अलग से प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, तो उसके बाद से क्या हुआ, हमारे आर्टिकल 244, ये किसमें है, पार्ट 10 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 है, वो स्पेशली बात करता है शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया के बारे में। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता हो कि शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब क्या है, इन एनी स्टेट अदर देन द फोर्थ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। ध्यान से सुनना, चार जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, उन चार को छोड़ करके, ठीक है, बाकी जितने भी राज्य बचे, उन जितने भी राज्यों में जो ट्राइबल कम्युनिटी कहीं पे रहती है, ठीक है, तो वो सारे के सारे किस कैटेगरी में आ जाएंगे, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब में। ठीक है, अब रही बात, और ये कौन से आर्टिकल में बात दे रखी है, 244 सब क्लोज 1। ये जो ब्रैकेट में होता है ना, इसको सब क्लोज पढ़ते हैं। अब है कि हमने देखा है चार स्टेट को छोड़ करके, अब एक स्पेशली एक प्रोविजन है जो है आर्टिकल 244 सब क्लोज 2। उसमें क्या बोला गया है, ये चार स्टेट, कौन से चार स्टेट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन एरिया के लिए स्पेशल से अलग से प्रॉपर एक प्रोविजन होगा। ठीक है, उसको रखा गया है किसमें, सिक्स शेड्यूल में। और ये जो मैंने आपको बताया कि चार ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे इंडिया में जगह बची, जहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, जहाँ पे भी ट्राइबल एरियाज़ है, तो उसको रखा गया फिफ्थ शेड्यूल में। तो अब एक बार थोड़ा वापस चलते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक था फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल। इसका मतलब यहीं से आपको एक इंट्रोडक्शन से एक बेसिक बात तो समझ आ गई कि आर्टिकल 244 जो है वो कहता है कि हमें हमें इनको, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी है, उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। उसी से रिलेटेड प्रोविज़न किए गए फिर। तो जो फिफ्थ शेड्यूल है वो क्या कहता है, चार में नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को छोड़ करके, तो उसमें कौन थे, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, सॉरी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार को अगर छोड़ दें तो वो किस में आ जाएंगे, फिफ्थ शेड्यूल में। और ये जो चार मैंने बात की, इनको अगर स्पेशल इनको अलग से मीन्स इन चार राज्यों के लिए अलग से प्रोविज़न किया गया, वो है सिक्स शेड्यूल में। तो ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल को आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए। और ओवरऑल ये फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो ये है ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड जो ट्राइबल एरिया है और शेड्यूल जो ट्राइबल कम्युनिटी है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं कि वाई प्रोविजन मीन्स ये क्यों किया गया। तो इसमें देखो स्टार्टिंग में अगर बेसिक सी बात समझे हम, कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है ना, और कैटेगराइज्ड एज, जिसको शेड्यूल ट्राइब भी हम बोलते हैं, तो ट्राइबल कम्युनिटी क्या है, वो स्टार्टिंग से आइसोलेशन में रहते हैं। मीन्स अलग अलग देश के अलग अलग हिस्से में वो प्रॉपर पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ों में और हिली एरिया में, उनका अलग ही जीवन स्टाइल होता है।
ठीक है। और वैसे भी अगर हम बात करें ब्रिटिश के टाइम पीरियड से, तो ब्रिटिश ने भी इनको नहीं छेड़ा। मतलब ब्रिटिश जब यहाँ पे रूल करने आए ना, तो उनको लगा कि यार इन एरिया को ना, जो ये ट्राइबल कम्युनिटी और जो ये लोग हैं, इनसे हमें उलझना ही नहीं है, इनको अलग ही छोड़ दो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी कोई खास उन पे ध्यान नहीं दिया। तो धीरे धीरे वो और ज़्यादा आइसोलेट होते चले गए वो लोग, और फिर वो अनएजुकेटेड भी रह गए, गरीब भी हुए और अंडर डेवलप हो गए। ठीक है। और वैसे भी आपको पता है, ये जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग रहते हैं, ये अपने ही रिचुअल्स, अपने ही लॉ होते हैं, इनके अपने ही कानून होते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशल प्रोविज़न हम देखते हैं, इसका मतलब समझ आ गया कि स्टार्टिंग से ये लोग अलग ही रहे हैं, और फिर ब्रिटिश ने भी इन लोगों के लिए कोई खास काम किया नहीं, इनको अलग ही आइसोलेशन में ही छोड़ दिया गया। तो बाद में क्या हुआ, ये जो लोग हैं, जो जिनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, फिर ये लोग, आपको पता है, ज़मीन और फॉरेस्ट से इनका बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ठीक है। अपनी ज़मीन और अपने जंगलों को ये बिल्कुल भी छोड़ना बर्दाश्त नहीं करते, और नहीं चाहते कि कोई बाहरी लोग आके उन जंगलों को काटे या उसमें कोई एक्टिविटी करे, है ना। ये मतलब काफ़ी सेंसिटिव होते हैं अपनी ज़मीन और फॉरेस्ट को लेके ये लोग। तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को यही लगा कि यार देखो, हम संविधान बना रहे हैं अब, और उस संविधान में अगर इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, मीन्स ट्राइबल एरिया तो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, आपको पता ही है, और पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है इन लोगों की। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये लगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन सिद्धांत क्या है, इक्वालिटी ना, मीन सबका डेवलपमेंट कराना। तो अगर ये लोग पीछे रह गए तो कहीं ना कहीं ये भी गलत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को लगा कि नहीं, हमें इन लोगों को एक अलग से आइडेंटिटी दे के, और फिर इनको प्रोटेक्ट भी करना है और इनका डेवलपमेंट भी कराना है। तो उसके बाद ही हमें ये फिफ्थ और जो सिक्स शेड्यूल है उसका मैकेनिज्म हमने ऐड किया। तो ये एक मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि क्यों इस प्रोविज़न को ऐड किया गया है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है, ताकि ये लोग भी डेवलप कर सके, इन लोगों तक भी शिक्षा पहुंच सके, इन लोगों तक भी हेल्थ फैसिलिटी पहुंच सके। ठीक है। तो उसके लिए स्पेशल फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल में प्रोविज़न किए गए। अब हम स्पेशल अलग अलग इसको देखेंगे प्रॉपर कि फिफ्थ शेड्यूल क्या है। तो ये मैं पहले तो बेसिक बात बता चुका। अंडर आर्टिकल 244 सब क्लोज 1 में ये बोला गया है कि 4 एरिया को छोड़ के, 4 राज्यों को छोड़ के, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में जितने भी एरिया बचे, जितनी भी स्टेट बचे, उन सभी स्टेट में जहाँ पे भी ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, वो सारा किसके अंडर आएगा, वो आएगा फिफ्थ शेड्यूल के अंडर। और ये आर्टिकल कौन सा है, 244 सब क्लोज 1। ये बात क्लियर हो गई। फिर इसमें हम जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि याद रखना, कोई भी ये जो शेड्यूल फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो इसमें साफ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ कि फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड क्या है, सच एरियाज एज द प्रेजिडेंट में बी ऑर्डर डिक्लेयर टू द शेड्यूल एरिया। मीन्स ये जो एरिया है, जैसे शेड्यूल ट्राइब एरियाज, ठीक है, इन एरिया को डिक्लेयर करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, अभी कर्नाटक ले लो, कर्नाटक में कल को कोई नया एरिया हमें उसको रखना हो शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल्ड ट्राइब में, तो किसके पास प्रोविजन है, किसके पास पावर है, तो याद रखना प्रेसिडेंट के पास। मीन्स प्रेसिडेंट ही इस चीज़ को डिक्लेयर करेंगे। ये बात क्लियर हुई। फिर आगे चलते हैं। ये जो फिफ्थ शेड्यूल में जो हमने बात की जिस प्रोविज़न की, इसके लिए ना कमेटी बनी थी, उस कमेटी का नाम है, मीन्स कमीशन बना था जिसका नाम है देवर कमीशन। तो देवर जो कमीशन है ना, वो स्पेशली इसी फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। तो देवर कमीशन को आप ध्यान रखें, फिफ्थ शेड्यूल में जब भी आप लिखें तो देवर कमीशन को जरूर लिखें। अब देवर कमीशन ने क्या क्या बोला था, तो जैसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि किसी भी एरिया को अगर आपको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर करना है, मीन्स ये काम प्रेसिडेंट करेंगे ना, लेकिन वो किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है फिर प्रेसिडेंट को। तो सबसे पहले देखा जाएगा प्रीपोंडिरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। इसका मतलब होता है ग्रेट वेटेज। मीन्स एक एरिया है, कोई पर्टिकुलर एरिया है, ये इस एरिया को मान लो आपको शेड्यूल्ड एरिया में इसको कन्वर्ट करना है। आप चाहते हैं कि इसमें एक प्रॉपर हम डिक्लेयर कर दें कि ये पर्टिकुलर एरिया शेड्यूल एरिया में है। तो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या देखेंगे कि उस पर्टिकुलर एरिया में ग्रेट वेट मीन्स ट्राइबल ही लोग ज़्यादा रहते हैं ना, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कि उस पर्टिकुलर एरिया में ट्राइबल लोग ही होने चाहिए। दूसरी चीज़, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ एरिया। मीन्स वो जो पर्टिकुलर एरिया है जिसमें ट्राइबल लोग रहते हैं वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए। इसका मतलब क्लोजली पैक्ड टुगेदर। ऐसा नहीं है कि 10 ट्राइबल लोग यहाँ रह रहे हैं, 10 ट्राइबल लोग 20 किलोमीटर पे रह रहे हैं, फिर 10-15 ट्राइबल फैमिलीज रह रही हैं 30 किलोमीटर पे, तो इतना एरिया ऐसे थोड़ी ना होता है। तो दूसरी कंडीशन क्या है
कॉम्पैक्टनेस मीन्स ये जो पर्टिकुलर एरिया है, पहली बात हमने देखा कि उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वेटेज है वो ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ होनी चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा कि कॉम्पैक्टनेस मीन्स वो बिल्कुल आसपास ही वो सारी कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी रहनी चाहिए, ना कि दूर दूर। तीसरा अंडर डेवलप्ड, इसका मतलब वो पर्टिकुलर जो एरिया होगा वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ होना चाहिए। और चौथा इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स में डिफरेंसेस होने चाहिए, मीन्स वहाँ पे जो लोगों का जीवन स्तर जो है उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों का वो बाहर वाले लोगों से बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो साफ दिखता है कि ये 4 कंडीशन जब होंगी जिस भी एरिया में, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। फिर वो नो डाउट प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ही काम करते हैं, बट मेन हमें यहाँ समझना ये है कि जब भी सरकार कोई ऐसे शेड्यूल्ड एरिया को अगर उनको डिक्लेयर करना है तो इन कंडीशंस को फुलफिल होना जरूरी है। ये बात किसने बोल रही थी? ये बोला था देवर कमीशन ने। ये बात क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। 5th शेड्यूल में ही जो कुछ एरिया हैं, जैसे उसमें हम बात करें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, एमपी, झारखंड, ये सारे जो हैं ये सब इसी में आएंगे। और वैसे भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला 4 एरिया को छोड़ करके, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 को अगर छोड़ दें तो बाकी जिस भी राज्य का आप नाम लोगे वो सारे के सारे जो है 5th शेड्यूल में ही आएंगे। फिर अब आगे चलते हैं कि प्रेसिडेंट क्या प्रेसिडेंट के पास पावर है इस 5th और 6th शेड्यूल को लेके। तो देखो, सबसे एक इम्पोर्टेंट पावर जो है प्रेसिडेंट के पास वो है टू डायरेक्ट, मीन्स क्या कि जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर एरिया, जो मैंने अभी ऊपर बात की कि किसी एरिया को डिक्लेयर करना है आपको कि ये शेड्यूल एरिया है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर करो शेड्यूल्ड एरिया। दूसरा, इंक्रीज द एरिया, कि एरिया जो कोई पर्टिकुलर एरिया इतना है लेकिन उसको बढ़ाना है तो भी प्रेसिडेंट उस एरिया को बढ़ा सकते हैं। अल्टर द बाउंड्रीज, इसका मतलब क्या कि कम करना है, वही मान लो 2 राज्यों के बीच कहीं पे हिल एरिया में ट्राइबल कम्युनिटी है तो उसको अल्टर करना है, मतलब किस एरिया में रखना है किस में नहीं रखना है ना। तो अल्ट्रेशन का मतलब भी होता है एक तरीके से काट छाट करना, तो ये भी एक पावर है। और फिर एक है प्रेसिडेंट के पास पावर की, मान लो कोई एक्ट बनाए, ठीक है, या कोई भी एरिया डिक्लेयर हुआ लेकिन बाद में उसको अगर इनवैलिड डिक्लेयर करना है, मीन्स लगा धीरे धीरे कि नहीं वो एरिया जो है अब तो वहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी रहती ही नहीं, तो उन सब जो प्रोविज़न थे उसको वैलिड, मीन्स नो लॉन्गर वैलिड का मतलब भी क्या होता है यहाँ, रिसाइन का मतलब है कि उसको ख़त्म भी प्रेसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर, तो ऑर्डर दे के डायरेक्शन दे सकते हैं, साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, और कोई भी जो ऐसे कोई ऑर्डर जारी हुआ था जो पहले, तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रेसिडेंट के पास पावर है 5th शेड्यूल से रिलेटेड। आगे अगर हम चलें कि 5th शेड्यूल में ही अंडर द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैव शेड्यूल्ड एरिया आर एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज एक्सटेंसिव पावर। याद रखना, जो राज्यों में जैसे मैंने कहा भाई कि ये कर्नाटक है, केरल है, ठीक है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो इस एरिया में जो मान लो जो ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया है तो उससे रिलेटेड मीन्स राज्यों पे अगर पर्टिकुलर हम फोकस करें, जैसे मैं बात करूं कर्नाटक की, तो उसमें ना सबसे जो मेन स्टेट में जिसके पास पावर होती है वो होते हैं गवर्नर। तो गवर्नर क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं प्रेसिडेंट को, और फिर प्रेसिडेंट ये सब करते हैं जो ऊपर हमने देखा कि अल्टर करना, डायरेक्शन देना, साइज़ को इंक्रीज कर देना, ये सारी चीज़ें। तो गवर्नर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आप इस बात को ध्यान रखें। आगे है गवर्नर इज ऑथोराइज्ड टू डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट। सेम, गवर्नर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई आप ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं वो अप्लाई करिए, ठीक है, और इन प्रोविजंस को ग्राउंड लेवल तक जो ट्राइबल शेड्यूल्ड एरिया तक पहुंचाइए। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि गवर्नर के पास भी बहुत पावर है इस मामले में, और प्रेसिडेंट के पास भी। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आप रिलेट कर सकते हैं। अभी जो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट है न्यू, द्रौपदी जी जो, ठीक है, तो द्रौपदी जी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है ना। तो गवर्नर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि झारखंड में वो गवर्नर थे तो उन्होंने ट्राइबल, अब देखो यहाँ से एसोसिएट करो कि कैसे चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ते हैं, तो उनके बारे में अक्सर न्यूज़ वालों ने सुना होगा, आपने सुना होगा कि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, उन्होंने हमेशा से इन लोगों के लिए काम किया है। तो ऐसा क्यों?
क्योंकि गवर्नर के पास सच में बहुत पावर है, वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वही उन्होंने, द्रौपदी जी ने अपनी टाइम मीन्स जब वो अपना पॉलिटिक्स में थे तो उन्होंने ये सब चीज़ें की, और आज वो प्रेसिडेंट हैं। तो हमने देखा कि प्रेसिडेंट के पास भी बहुत पावर होती हैं ट्राइबल से रिलेटेड। तो इसीलिए उनको एक माना जा रहा है कि वो बहुत अच्छे प्रेसिडेंट साबित होंगे, क्योंकि ये जो ट्राइबल एरिया, खासकर वो लोग जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ऊपर उठाने में बहुत बड़ा योगदान वो कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा गवर्नर कैन मेक रेगुलेशंस, मीन्स वही है कि गवर्नर भी रेगुलेशंस जारी कर सकते हैं टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट्स, मीन्स कि भाई कोई इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाएगा, मनाही है जाना, तो किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करना, प्रोहिबिट करना। इसके अलावा टू रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड, जैसे शेड्यूल ट्राइब है तो उसको कितनी कितनी ज़मीन मिलेगी राज्य में। मान लो मैंने जो बात की, जैसे तमिलनाडु चलो ले लो, अभी तमिलनाडु में अलग अलग मान लो ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, तो किसको कितनी कितनी ज़मीन मिलेगी, तो वो टू रेगुलेट द अलॉटमेंट ऑफ लैंड का काम भी गवर्नर ही करते हैं। इसके अलावा वहाँ पे अगर कोई बिजनेस करना है, या सिंपल सी बात, उस एरिया में अगर हमें कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है, तो उसके लिए भी गवर्नर की परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। क्लियर होगी ये बात। आगे अगर हम चलें कि एडमिनिस्ट्रेटिव और कंट्रोल, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज़ है वो वहाँ तक लोगों तक पहुँचानी है, तो उसके लिए क्या गठन करना होगा? सबसे पहले ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। आप याद रखना, तो ये ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है, इसमें मेनली नॉट मोर देन 20 मेंबर्स, मीन्स 20 से ज़्यादा मेंबर नहीं होंगे। और सबसे मेन चीज़ कि 3/4 मेंबर, तो 20 का 3/4 आप कर लेना, ठीक है, मतलब 3/4 इंटू 20, तो 3/4 जो मेंबर हैं इस टीम में, मीन्स ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में, वो प्रॉपर शेड्यूल ट्राइब से ही होने चाहिए। इसके अलावा इस शेड्यूल्स जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो मैंने बताया है, इसका काम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइज़ करना, ताकि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इन लोगों के वेलफेयर के लिए काम कर सके। और तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऊपर जो मैंने बात की, ये गवर्नर से रिलेटेड बताया कि गवर्नर जो है वो किसी पर्टिकुलर राज्य में अगर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड कोई काम करना है तो कैसे कैसे वो करवाएंगे, ठीक है ना। और उसके लिए स्पेशली क्या गठन करना होगा? तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना होगा। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें। आगे अगर हम चलें कि अंडर आर्टिकल 339, मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है ये 339 पार्ट सब क्लोज 1, उसमें क्या है, उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड अगर उनको कोई कमीशन बनाना है, मीन्स उनको लगे कि यार ये जो शेड्यूल्ड एरिया हैं इनसे रिलेटेड ना हमें एक रिपोर्ट चाहिए कि वहाँ तक ये पॉलिसी जो हम वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं पहुंच भी रही हैं, नहीं पहुंच रही, क्या उन लोगों का जीवन स्तर सुधरा है नहीं सुधरा, तो ऐसे रिपोर्ट अगर चाहिए ना उनको, तो कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 339 के तहत। इसी पावर को यूज़ करते हुए अगर हम बात करें, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं कमीशन को, इसी के तहत फर्स्ट जो पहला कमीशन अपॉइंट किया गया था, फर्स्ट शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, वो सेटअप किया गया था 1960 में, है ना। और उसी को देवर कमीशन भी बोलते हैं। याद करो, जस्ट ऊपर मैंने आपको ये बताया है कि देवर कमीशन ने कुछ बातें बोली थी कि किस एरिया को शेड्यूल ट्राइब में रखेंगे, तो जैसे उसकी ज़्यादातर एरिया वहाँ पे ट्राइबल होनी चाहिए, वो कॉम्पैक्ट एरिया होना चाहिए, ठीक है, और वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होना चाहिए वो एरिया, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो वो जो देवर जो हमने कमीशन की बात की थी, वो यहाँ से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंट ने कमीशन अपॉइंट किया था ये 1960 में। तो ये फर्स्ट कमीशन था जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड जिसको रिपोर्ट सबमिट करनी थी। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2002 में, अभी अगर हम आके 21st सेंचुरी में बात करें, तो 2002 में फिर सेकंड कमीशन सेटअप किया गया। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? श्री दिलीप सिंह भूरिया, तो इसीलिए इसको भूरिया कमीशन भी कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखें, पेपर में आपको हो सके तो ज़रूर लिखें। और आप अगर यूपीएससी और बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट जो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन कब सेटअप किया गया था? तो 1960। और उस कमीशन का नाम क्या था? तो देवर कमीशन। सेकंड कमीशन कब सेटअप किया? 2002 में। उस कमीशन का क्या नाम था? भूरिया कमीशन। इन कमीशंस को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो ये सब कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं? तो आर्टिकल 339 सब क्लोज 1। ये इस तरीके से आपको चीज़ें पढ़ना है दोस्तों, तभी आपको सही मायने में अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी।
है ना। सेम जैसे ऊपर आप एक उन्हीं एमसीक्यू की फॉर्म में ही कर सकते हो कि जो गवर्नर जब उनको इम्प्लीमेंट कराना हो अपनी पॉलिसीज़ और जो सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं वो ट्राइबल एरिया और उस शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब तक पहुंचानी हो, तो उसके लिए क्या गठन करना होगा? तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करना होगा जिसमें 20 मेंबर से ज़्यादा मेंबर होंगे, ठीक है ना। सॉरी, नॉट मोर देन 20 मेंबर, मीन्स 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होंगे, 20 मेंबर से कम ही आपको रखने हैं शेड्यूल्ड एडवाइजरी काउंसिल में। इसी का काम है कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक चीज़ों को पहुंचाना। और इस शेड्यूल्ड एडवाइजरी काउंसिल का गठन करता कौन है? तो याद रखना प्रेसिडेंट, ये गवर्नर, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। तो ये जो ऊपर जो मैंने बात की ये सारा 5th शेड्यूल से रिलेटेड है, जिसमें प्रेसिडेंट का रोल देखा, ठीक है, गवर्नर। और इसमें मैं आपको बता चुका हूं कि ये 4 राज्यों को छोड़ के, इस बात को आपको बिल्कुल गांठ बांध लेना है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों को छोड़ के बाकी जितने भी राज्य बचे उन सभी में जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब है वो आएगा 5th शेड्यूल की कैटेगरी में। तो पूरा 5th शेड्यूल हमने देखा। अब हम चलते हैं 6th शेड्यूल में। तो 6th शेड्यूल में ये पर्टिकुलर 4 एरिया जो हमने पहले छोड़ दिए थे, कौन कौन से? मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। इन 4 एरिया के लिए स्पेशल से एक अलग से शेड्यूल बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं 6th शेड्यूल। इसमें किस चीज़ का गठन करने की बात की गई है? इसमें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि याद करो अभी जो 5th शेड्यूल में मैंने जो बताया था वो कौन था? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के गठन की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे 6th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल नहीं होगा। यहाँ पे कौन होगा? यहाँ पे होगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखें कि अलग से बिल्कुल ऑटोनॉमस। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का मतलब ही क्या है? इसका मतलब ऑटोनॉमस का मतलब होता है आप इनको ज़्यादा ताकत दे रहे हो, ठीक है। ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट मीन्स आपने असम में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर 6th शेड्यूल के तहत क्या कर दिया? ऑटोनॉमी दे दी। तो इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल को पूरी ताकत है, एक इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे को, इस तरीके से आपको समझना है ना। तो ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमी रीजन्स की बात की गई है और इसी के थ्रू सरकार जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक अपनी पॉलिसीज़ को पहुंचाती है। और इनको गठन कौन कर सकता है? तो याद रखना इनका गठन का पावर जो है, गवर्नर हैज़ द पावर टू क्रिएट ए न्यू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजन, ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा अलग उससे अंडरलाइन कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोमिन रीजन की जो बात एस्टेब्लिश की बात की गई है वो कौन करेगा? सेम गवर्नर करेंगे 6th शेड्यूल में। अब हम बात करते हैं कि अगर आज प्रेजेंट में जिस समय हम जैसे बात कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो उस दौरान 10 सच एरिया मीन्स 4 हिस्सों में 4 पार्ट में 10 एरिया को डिवाइड किया गया है। तो देखो यहाँ पे एक बार पढ़ते हैं, द ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन इन द अबव 4 स्टेट आर स्पेसिफाइड। तो ये पैरा 20 ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है कि इन 4 स्टेट में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनॉमस रीजन की बात की गई है। और वो जो ऐसे एरिया हैं वो कितने हैं? टोटल 10। तो कैसे कैसे 10 हैं? तो पार्ट फर्स्ट स्पेशल असम से रिलेटेड है, उसमें 3 एरिया हैं, ये जो ऑटोनॉमस और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनॉमस रीजन्स। तो असम में कौन कौन से हैं? तो नॉर्थ चाचर हिल्स डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दूसरा है कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरियल डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 हो गए असम में। मेघालय में भी 3 हैं जिसको गारो खासी जयंतियाँ, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, गारो खासी जयंती, ऐसे हम हिल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गारो हिल डिस्ट्रिक्ट, जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट, खासी हिल डिस्ट्रिक्ट, ये मेघालय में है। त्रिपुरा में सिर्फ एक है जिसका नाम है त्रिपुरा ट्राइबल एरिया डिस्ट्रिक्ट। मिजोरम में 3 है, चकमा डिस्ट्रिक्ट, मारा डिस्ट्रिक्ट और लाई डिस्ट्रिक्ट। तो टोटल मिला के 10 ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और या कहें तो ऑटोनॉमस रीजन जो हैं वो हैं 6th शेड्यूल में प्रेजेंट टाइम में। इस बात को आप ध्यान रखें। आगे अगर हम चलें कि 6th शेड्यूल कन्फर्ड देम सर्टेन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी पावर सो दैट दे हैव द ऑटोनॉमी। इसका मतलब ये 6th शेड्यूल के जो 4 स्टेट की जो मैंने बात की थी और जिसमें हमने 10 ये ऑटोनॉमस रीजन को देखा अभी ऊपर, तो इनके पास अलग से स्पेशली पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर भी इनके पास अलग से है, लेजिस्लेटिव पावर भी इनके पास अलग से है, जुडिशरी पावर भी अलग से है। अब इन सब को हम देखेंगे कि कैसे इनके पास ये अलग से पावर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर।
तो देखो इसमें सबसे मेन चीज़ है लेजिस्लेटिव, आपको पता ही है जो रूल्स बनाने का काम होता है वो लेजिस्लेचर का होता है। जैसे अपने यहाँ पे पार्लियामेंट बनाती है और राज्य सरकारों में राज्य सरकार बनाती है। तो सेम यहाँ पे 6 शेड्यूल में स्पेशली बात की गई है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो है ना, और ये जो ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल के जो जिक्र किया गया है, इनको स्पेशल पावर है कि वो अपने हिसाब से वहाँ पे कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द 6 शेड्यूल इज द एम्पावरमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल टू मेक लॉ। तो उनको स्पेशल से पावर दी गई है। तो इसका मतलब 6 शेड्यूल अगर हम देखें, वो हम आगे कंपैरिजन भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप बस समझ लो कि 6 शेड्यूल ज़्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू द 5th शेड्यूल। क्योंकि 6 शेड्यूल जो है अभी जो हमने जिसको पढ़ रहे हैं, तो उसमें ऑटोनोमस पावर ज़्यादा मिली हुई है, तो वो कानून बना सकते हैं। फिर इसके अलावा मान लो जैसे उनको कानून बनाना है कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, इसके अलावा कल्टीवेशन, विलेज से रिलेटेड कोई भी, तो ये सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे, मैरिज से रिलेटेड, इवन डाइवोर्स, तो वो सब कानून वो पर्टिकुलर जो रीजन एरिया है। जैसे मान लो अभी ऊपर जो मैंने बात की थी, कोई भी एक उठा लो, जैसे गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, तो इस पर्टिकुलर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, ये जो रीजनल एरिया है, इसको ये 6 शेड्यूल में पावर दी गई है कि वो अपने उस एरिया में डाइवोर्स से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन से रिलेटेड जो चाहे वो रूल जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये है लेजिस्लेचर फंक्शन। बस इसमें एक बात आप ध्यान रखें, जब भी वो ये चीज़ बनाएंगे, मीन्स वो कोई लॉ बना रहे हैं, तो गवर्नर का साइन उसमें जरूर चाहिए, है ना। गवर्नर ने अगर अपनी एसेंट नहीं दी ना, तो वो फिर जो कानून उन्होंने बनाया है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी। तो मीन्स गवर्नर की उसमें सहमति होना बहुत ज़रूरी है। फिर एग्जीक्यूटिव पावर इनको क्या मिलती है, तो एग्जीक्यूटिव आपको पता है, वैसे एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जैसे लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना, ये एग्जीक्यूटिव होता है। तो यहाँ पे इनको, इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल्स को इस बात का वो मिला हुआ है अधिकार कि वो अपने यहाँ प्राइमरी स्कूल को मैनेज कर सकते हैं, डिस्पेंसरी, मार्केट, फिशरीज, रोड ट्रांसपोर्ट। कहने का मतलब ऊपर हमने जो देखा कि वो कानून बना सकते हैं, तो उस कानून को नीचे वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए अपने अलग से लोगों की नियुक्ति करके, मतलब इस बेहतर तरीके से प्रशासन को या उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इनके पास ये पावर है एग्जीक्यूटिव पावर की। ठीक है, अपनी जो लैंग्वेज है जैसे उसमें इनको शिक्षा अगर देनी हो, तो वो सब इस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर के थ्रू ही वो अपने जो वहाँ के ट्राइबल एरिया के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देते हैं और ये सब काम वो करवाते हैं। जुडिशरी पावर क्या है कि जैसे अंदर ही जो हमने देखा था कि वो मैरिज से रिलेटेड कानून बनाते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड, तो उसमें कोई अगर इशू आता है तो वो अंदर ही अपने उसी उनके पास अथॉरिटी है कि वो उस केस को सुलझा लेंगे। बस एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्टिल जो है वो पावर में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, क्योंकि देखो एक हायरार्की हमने पढ़ी थी कोर्ट के टाइम पे भी, जुडिशरी जब हमने पढ़ा था, सबसे नीचे होते हैं जैसे बिल्कुल जो पंचायत कोर्ट, एक तरीके से लोअर कोर्ट, फिर ऊपर से थोड़ा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे हायरार्की चलती है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ आ गई कि ये जो ट्राइबल एरिया में अगर कोई केस होता है ना, तो पहली बात तो वो उनके ही कोर्ट में सुलझा लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है अलग से वहाँ पे होगा जो, तो वहाँ वो केस बिल्कुल भी फाइल नहीं होगा, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो जरूर हम जा सकते हैं। तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा ना सोचे कि नहीं सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। तो ये जुडिशरी पावर है। फाइनेंशियल पावर क्या है कि मान लो उनको कल को कोई टैक्स लगाना हो, कोई लैंड रेवेन्यू इम्पोज करना हो टैक्स को, या जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड जो उनको कानून बनाने हो या कोई उनको रूल्स रेगुलेशंस बनाने हो, तो उनके पास फाइनेंशियल पावर भी है। तो इसका मतलब दे हैव फाइनेंशियल पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशरी पावर एंड लेजिस्लेटिव पावर। ये सब पावर हैं किनके पास, इन्हीं ये जो हमने बात की थी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स एंड रीजन्स जो काउंसिल्स थे। ठीक है, और ये किस में है, ये 6 शेड्यूल में है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि गवर्नर के पास पावर है इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स और इनको एस्टेब्लिश करने की, और जब भी ये कोई कानून बनाते हैं तो गवर्नर की एसेट उसमें चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 शेड्यूल को हमने इसमें अच्छे से देखा। तो 5th और 6th शेड्यूल दोनों मैं आपको बता चुका हूँ। कंपैरिजन भी हम आगे देखेंगे, लेकिन अभी मान के चलो कि कौन सा पावरफुल है, तो ऑटोनॉमी किनको ज़्यादा दी गई है, तो 6 शेड्यूल को। आगे चलते हैं, थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही है दोस्तों कि ब्रिटिश के टाइम पे ऑलरेडी हम थोड़ा देख चुके हैं
कि ब्रिटिश ने भी इनके साथ ज़्यादा कोई इनको लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, और ब्रिटिश को लगा कि इन लोगों को अलग ही छोड़ देना चाहिए, तो ये बिल्कुल अलग रहे और इस तरीके से पिछड़ते चले गए। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर हम बात करें कि इन्होंने ब्रिटिश ने भी कुछ कानून जरूर बनाए थे, जैसे इनर लाइन रेगुलेशन ऑफ 1873, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब आपको बैकग्राउंड लिखना हो, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो 2-3 लाइन में आप इसको जरूर लिख दें कि ब्रिटिश के टाइम पीरियड के दौरान ये सब कानून बने थे, और इन सब कानून के तहत ही इन एरिया को स्पेशल से प्रोटेक्शन मिली थी ब्रिटिश टाइम पीरियड के दौरान भी। ठीक है, तो ये ब्रिटिश टाइम की बात हुई। फिर अगर हम बाद में बात करें कि धीरे धीरे इसी में, सॉरी, एक और चीज़ हम देखें कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इन रीजन है खासकर, तो उस रीजन को तो बिल्कुल भी इन ब्रिटिश ने नहीं छेड़ा। उन्होंने कहा कि इस एरिया को बिल्कुल ही एक्सक्लूड कर दो। देखो, आपको पता है कि प्रिंसली स्टेट जो थे, राजा रजवाड़े उस समय, तो हालांकि वो भी ब्रिटेन के अंडर में ही थे, गुलाम, उसको पूरे तरीके से हम गुलाम नहीं बोलेंगे, लेकिन याद रखना प्रिंसली स्टेट जो थे वो ब्रिटिश के कहे पे तो चलते थे ही। लेकिन ये कुछ एरिया है साम, खासकर जो हिली एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन था, इनको अलग से ही छोड़ दिया ब्रिटिश ने कि यार ठीक है, आप अलग ही रहो बिल्कुल, और आप अपने जो ट्रेडिशंस, रूल्स, कस्टम्स जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अच्छे से काम करो। ठीक है, तो ब्रिटिश के बाद हुई बात। फिर मैं थोड़ा सा आपको डिबेट का बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में हमारे मेकर्स को लगा कि इन लोगों को स्पेशल से प्रोटेक्शन, सेफगार्ड करने की ज़रूरत है, तो उसके बाद एक कमेटी बनी, जिस कमेटी के हेड जो चेयरपर्सन थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस कमेटी का नाम क्या था? इस कमेटी का नाम था एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो काफ़ी बड़ी है ये कमेटी का नाम, बट खैर आपको ध्यान रखना है। तो 1946 जब कॉन्स्टिट्यूट में डिबेट हो रही थी, तो एक कमेटी सेटअप करने की बात की गई। इस एडवाइजरी कमेटी को ही काम दिया गया था कि वो इस पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया और माइनॉरिटी से रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च करे, और इस कमेटी के हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे आप ध्यान रखना, ये जो कमेटी है ना, इसमें फंडामेंटल राइट भी थे, माइनॉरिटीज़ को लेके भी, ट्राइबल को लेके भी। तो इसका मतलब ये कमेटी बहुत बड़ी थी, जैसे एक बकेट होता है बहुत बड़ा, लेकिन उसमें हम छोटे छोटे डिवीज़न कर दें। तो इसी तरीके से है ये पूरी कमेटी। नो डाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके हेड चेयरपर्सन थे, लेकिन इस कमेटी में से भी फर्दर 2 सब कमेटी अलग अलग बनाई गई। एक कमेटी किससे रिलेटेड थी? असम और ये जो हमने बात की जो 4 स्टेट, उनको छोड़ करके। तो उस पर्टिकुलर कमेटी जो हमने 5th शेड्यूल जो आज देखा, तो वो कमेटी को हेड किया था A.V. ठाकर ने। और इसके अलावा असम, पर्टिकुलर असम से रिलेटेड जो कमेटी, जिसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुम असम और ये जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है, ठीक है, इससे रिलेटेड एक पूरा रिपोर्ट और रिसर्च करो, उसके लिए बिल्कुल अलग से एक सब कमेटी बनाई गई थी, जिसका नाम है गोपीनाथ बोरडोली कमेटी। तो ये 2 सब कमेटी का भी आप ध्यान रखें। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये जो बड़ी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ और ट्राइबल, ये बहुत बड़ी कमेटी है। लेकिन इस कमेटी में अंदर सब कमेटी बनाई गई, उसमें एक सब कमेटी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थी, और कुछ सब कमेटी इनसे रिलेटेड भी थी, ट्राइबल। तो यहाँ हम, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हमारा फोकस ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो 2 सब कमेटी उसमें बनाई गई थी। असम को छोड़ करके जो एरिया है, उस पूरे एरिया, असम को छोड़ करके जितना भी इंडिया में रीजन बचा, उसको उस पर्टिकुलर एरिया पे रिसर्च करके कौन कमेटी देगी? तो A.V. ठाकर। और असम से रिलेटेड और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, और याद रखना जो असम बार बार आ रहा है, ये आज का असम के साथ साथ उस समय ये जो मिजोरम और ये सब एरिया भी जोड़ लो, है ना। तो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, उसको अगर हम बात करें तो गोपीनाथ बोरडोली कमेटी, दोनों कमेटी का आप नाम ध्यान रखें। तो इन्होंने अपना अच्छे से इनको मीन्स अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की। तो जो ये बोरडोली जो सब कमेटी थी, कौन सी कमेटी है ये याद करो एक बार बिना देखे। तो अभी जो मैंने आपको बताया असम वाली ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो असम वाला रीजन, उसको लेके तो बोरडोली सब कमेटी ने स्पेशली ये बोला कि भाई ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल ट्रेडिशनली अलग ही सेल्फ गवर्निंग इनके इंस्टीट्यूशन है प्रॉपर, और अलग से इनका डिस्प्यूट सेटलमेंट है, मैकेनिज़्म है। तो इन सब के कल्चर को और इन सब को प्रोटेक्शन देने की अलग से ज़रूरत है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से ओवरऑल अगर हम समझें, तो ये कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद ही फिर ये 5th एंड 6th शेड्यूल कमेटी जो है वो
और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्ट की गई 1948 में, और जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ तब से ये 5th एंड 6th शेड्यूल जो है ये काम अपना कर रहा है। ये पूरा हमने क्या देखा, ये देखा हमने ओरिजिन और वो पूरा हिस्टोरिकल। अब आगे चलते हैं हम कि 5th एंड 6th शेड्यूल में कंपैरिजन अगर आपको करना हो तो हमने ऊपर वैसे अलग अलग पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग पेन से आपको कर दिया है तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। देखो 5th शेड्यूल में क्या है, 5th शेड्यूल में आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे, लेकिन 6th शेड्यूल में आप किसका गठन करेंगे, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का, है ना। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा जो 5th शेड्यूल में है उसमें क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो गठन की गई है वो कौन करेगा, आर द क्रिएशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरी तरफ ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल का जो जिक्र किया गया 6th शेड्यूल में, याद रखना इसको राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रोडक्ट है। इसका मतलब मैं ऑलरेडी भी ऊपर आपको बताया था कि 6th शेड्यूल ऑटोनॉमस जो दिखता है इसका मतलब ही है कि वो ज़्यादा पावरफुल है। और किसी भी चीज़ को आप याद रखना, अगर ऑटोनॉमस पावर मिली हुई है ना, इसका मतलब संविधान ने उसको ताकत दी होगी, और जहाँ पे भी ऑटोनॉमस है और जहाँ पे भी संविधान से हमें ताकत मिलती है तो उसकी वेटेज ऑफ कोर्स ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल है ना 5th शेड्यूल में, ये इतनी पावरफुल नहीं है क्योंकि इनको राज्य सरकारें अपॉइंट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें वहाँ पे इंटरफेयर भी करेंगी। लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनिंग काउंसिल जो हमने ऊपर देखी थी, आज के दिन 10 संख्या है उनकी, टोटल 10 है वो, तो उनको कौन अपॉइंट करता है, तो कोई अपॉइंट नहीं करता, वो बिल्कुल बाय प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में ही उनका गठन की बात की गई है, तो इसलिए वो मोर पावरफुल है। ये हो गया दूसरा अंतर। तीसरा जो अगर हम बात करें, ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6th शेड्यूल में मैंने बात की, इनके पास देखो एग्जीक्यूटिव पावर थी, लेजिस्लेचर पावर, जुडिशरी पावर, फाइनेंशियल पावर, सारी पावर इनके पास थी। लेकिन 5th शेड्यूल की जो ये ट्राइबल एडवाइजरी जो काउंसिल थी, इनके पास कोई भी पावर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकारों के दिशा निर्देश पे ही काम करती हैं। ये एक अंतर हो गया। नेक्स्ट है जो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल की हमने बात की, इन ये ज़्यादा मोबाइल रिसोर्सेज, मींस ये अपने रिसोर्सेज, अपने एलोकेशन, अपनी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मैंने बताया था टैक्स कलेक्शन करने का भी अधिकार है। तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा पावरफुल है पैसे संबंधी मामले में भी। 6th शेड्यूल जो है वो ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये 5th शेड्यूल वाला जो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जहाँ पे गठन की बात की गई है, ये राज्य सरकारों के इनको देखना पड़ता है। मान लो इनको डेवलपमेंट कराना हो अपने एरिया में, तो राज्य सरकारों से बोलेंगे कि भाई हमें पैसा दे दीजिए इस तरीके से, और तो वो ना भी दे, है ना। तो इस ये भी एक अंतर हो गया कि 5th शेड्यूल में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के पास ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों पर ही डिपेंड रहते हैं, इसलिए कमज़ोर भी हैं। एक और अगर डिफरेंस अगर हम देखें कि 6th शेड्यूल जो है वो वही सेम वही आ गया कि उसके पास ज़्यादा पावर है और 5th शेड्यूल के पास पावर कम है। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़, 6th शेड्यूल को ही आप समटाइम कह सकते हो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट पावरफुल है, उसी तरीके से तो देखो ना, इस 6th शेड्यूल में जो ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल को जो पावर दी गई है वो एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही है, क्योंकि अपना अलग से उनका कानून बना सकते हैं, उनको जुडिशरी भी उनकी अलग से है, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी मिली हुई है, एग्जीक्यूटिव पावर है। तो एक तरीके से 6th शेड्यूल को हम बोल सकते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरी तरफ ये डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल का जो जिक्र किया, ये मिनी स्टेट इनको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेट के अंदर काम करते हैं, तो एक राज्य के अंदर राज्य है, इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो काफ़ी ब्यूटीफुल वर्ड है, ठीक है ना। 6th शेड्यूल इज रिफर टू द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल इज रिलेटेड टू द मिनी स्टेट। अब चलते हैं कि पॉलिटिक्स रिलेटिंग टू द 5th एंड 6th शेड्यूल। इसी टॉपिक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि लिमिटेशन, कमियां क्या हैं 5th एंड 6th शेड्यूल को लेके। तो सबसे पहले हम 5th शेड्यूल पे चलते हैं, कमियां। तो देखो हमने ऊपर जो बात की अभी अभी, पावर कम है, उनको पैसे चाहिए तो राज्य सरकारों की ओर देखना पड़ता है, फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, फिर स्टेट गवर्नमेंट कई बार उसमें इंटरवेन करती हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं ये यही कहते हैं कि ये कमियां हैं। मीन्स राज्य सरकारें कई बार अपनी मन मर्जी वहाँ चलाती हैं, पैसे भी इनको ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को पैसे भी नहीं देते, ठीक है। ये सारी कमियां बोली जाती हैं 5th शेड्यूल से रिलेटेड। इसके अलावा जैसे नो डाउट हमने देखा कि गवर्नर की एसेट मीन्स गवर्नर
कोई भी, जैसे मान लो ये ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है 5th शेड्यूल में, अगर मान लो राज्य जो है वो कोई पॉलिसी उनको पहुंचानी है इस एरिया में, तो वो गवर्नर के थ्रू पहुंचाएंगे। लेकिन आप सोच के देखो, नो डाउट, देखो हमने पढ़ा है ये चीज़ तो कि गवर्नर के पास बहुत पावर है और गवर्नर जो है वो किसी बिल को रोक सकते हैं। लेकिन अक्सर मैं कितनी बार ये चीज़ रिपीट कर चुका कि प्रैक्टिकल में देखोगे तो थोड़ा सा समझो कि गवर्नर जैसे प्रेसिडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो हैं वो एड एंड वेड एडवाइस ऑफ पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही काम करते हैं प्रेसिडेंट, उनकी अपनी कोई बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती। इन द सेम वे गवर्नर जो हैं वो भी एडवाइस पे काम करते हैं सीएम और उनकी जो टीम होती है ना। तो गवर्नर जो है कई बार उनके हाथ बंद जाते हैं, मतलब भाई राज्य सरकारें फंड दे ही नहीं रहे हैं, पैसा दे ही नहीं रही, तो गवर्नर बेचारे आगे क्या भेजेंगे, है ना। तो ये सब कहीं ना कहीं आप मतलब इसको कमियां जो आप लिख सकते हो 5th शेड्यूल में, कि जो 5th शेड्यूल है उसमें ये सब कमियां हैं और सही मायने में जो रूट लेवल तक जो चीज़ें हैं वो नहीं पहुंच रही हैं। अब 6th शेड्यूल को लेके क्या कमियां बताते हैं, तो 6th शेड्यूल को लेके जो सबसे इंपॉर्टेंट कमियां हैं वो ये बताते हैं कि देखो इनको ऑटोनॉमी दी गई है, मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मामला पता है क्या है, क्योंकि इनको ऑटोनॉमी मिली हुई है ना, तो कुछ जो लोग हैं, जैसे कुछ जो चीफ और हेडमैन मीन्स पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है मान लो, ठीक है, 6th शेड्यूल के तहत मान लो असम में हम बात करें, तो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ये जो चीफ और हेडमैन है, ये इनमें एक हरारकी चल रही है। मीन्स पहले उदादा था उस समय उनका वहाँ पे एक तरीके से पावरफुल पोजीशन पे, फिर कोई और उनका मेंबर, तो यहाँ पे भी वो जो हरारकी जो हमें बाहर दिखती है पॉलिटिक्स में, वही हरारकी कहीं ना कहीं हमें अंदर भी दिखती है ट्राइबल एरिया में भी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वही सेम कुछ एलाइट वर्ग वहाँ पे बन के रह जाता है। तो यही देखो हमने क्या लिखा है कि लीडरशिप कन्फाइंड टू ए स्मॉल ग्रुप ऑफ एलाइट्स, कि ये कमी है भाई। शेड्यूल 6th शेड्यूल के तहत हमें सबका डेवलपमेंट कराना है ना, सभी ट्राइबल कम्युनिटीज़ का और सभी लोगों का, लेकिन नहीं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही ताकत आ जाती है। तो वो जो ऑटोनॉमी मिली हुई है ना उसका ये लोग मिसयूज़ करते हैं, ये कुछ लोग क्रिटिक्स करने वाले ऐसा बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें कि जैसे फॉर एग्जांपल अब ये कारगी एनोलोंग, ठीक है, नॉर्थ चाचर हिल्स और ये सब हमने जो बात की, कहने का मतलब कई बार ट्राइब्स वर्सेस ट्राइब्स, ट्राइब्स वर्सेस नॉन ट्राइब्स, ये सब कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते हैं। जैसे मान लो असम में ही मैंने बात की थी कि जो अलग अलग से 4 पार्ट में उनको वहाँ पे स्पेशल बनाए गए हैं, तो अब ये क्या है कि उसमें वो ट्राइब वो 4 जो वहाँ आपस में भी कई बार एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी वो कहता है कि नहीं हमें जो है अलग से एक और डिमांड करनी है, मीन्स हमें अलग से एक और पार्ट चाहिए, हम तो उनके साथ नहीं मिल के रहेंगे। तो ये सब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो कई बार अराइज होती हैं। तो एक तो ये मैंने बताया कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में ही पावर रहती है, और दूसरा ये जो आपस में ही कई बार कॉन्फ्लिक्ट होने के चलते अक्सर जो ये 6th शेड्यूल में जो राज्य हैं जैसे असम और ये मणिपुर, ये सब क्या है, ये डिमांड करते हैं कि हमें अलग से डिक्लेयर करो, कुछ हमारा रीजन अलग से, डिस्ट्रिक्ट हमें दो, इस तरीके से चीज़ें भी अक्सर उठती हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है वहाँ पे। तो ये सब है कमियाँ, ठीक है। और ओवरऑल बस लास्ट में आप इतना ही कह सकते हो कि ज़्यादातर जो सेक्शन है मीन्स लार्ज सेक्शन ऑफ द पीपल, वो हमेशा इन काउंसिल्स के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं और वो कहते हैं कि हमारा जो पैसा है कहीं ना कहीं वो इन सब में बर्बाद हो रहा है। बट आप ध्यान रखें ऐसा नहीं है, क्रिटिक्स नो डाउट आप वो तो लिखेंगे ही यार, क्रिटिक्स तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन आपको कमियां जो क्रिटिक्स है उस पर थोड़ा फोकस करना है, जो मैंने बताया है मेन पॉइंट। बाकी आपको जो सारा टारगेट आपका होना चाहिए वो अच्छे से जो पॉजिटिव प्रोविजंस हैं वो सब, ठीक है। तो ये है। और ये अगर किसी को भी ये नोट्स चाहिए तो मैंने हमेशा एक चीज़ बोली है कि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए बिल्कुल शॉर्ट और क्रीम उसमें, तो आप जो मेरा चैनल जो पेज है अबाउट जहाँ पे होता है राइट साइड में, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें तो आपको वहाँ पे पता लग जाएगा कि किस तरीके से आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, खूब सारी मेहनत करें एंड थैंक यू सो मच।